लोग पता होगा अपना जो सेशन चल रहा है सैनी बैच, ठीक है। सैनी बैच में हमने 15 यूनिट कवर कर लिया है। आज की वीडियो में जो रहने वाला है यूनिट नंबर 16, ठीक है। मिडवाइफरी का सैनी बैच यूनिट नंबर 16 रहने वाला है, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न उत्तर, ठीक है। पोस्टमार्टम हेमोरेज क्या है, पीपीएच क्या है, इसकी शॉर्टकट में पीपीएच बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न उत्तर रक्तस्राव। इसमें क्या रहता है, यह वह स्थिति है जब बच्चे के जन्म के बाद महिला के जननांग से योनि मार्ग के जरिए 500 ml से ज़्यादा रक्तस्राव होता है, ठीक है। अब ये लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार है, WHO के लेटेस्ट गाइडलाइन के अनुसार समान अगर ये स्थिति रहती है तो समान नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल होता है, ठीक है। यहीं पे जब सिजेरियन वाला केस रहता है तब 1000 ml से ज़्यादा पीपीएच माना जाता है, ठीक है। माँ, आप देखिए यहाँ पे माँ की मौत का यह एक मुख्य कारण है, दुनिया भर में हर साल लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो यह जानलेवा भी हो सकता है पीपीएच, ठीक है। तो पीपीएच क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यह वह स्थिति है जब बच्चे के जन्म के बाद महिला के जननांग से योनि मार्ग के जरिए 500 ml से ज़्यादा रक्तस्राव होता है, ठीक है। और WHO के अनुसार ये डाटा है सभी चीज़ें लेटेस्ट पैटर्न पर, ठीक है। अगर ये समान, ठीक है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में 500 ml से ज़्यादा और सिजेरियन में दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में 500 ml से ज़्यादा और सिजेरियन प्रसव में 1000 ml से ज़्यादा क्या रहता है, रक्तस्राव, ठीक है, रक्तस्राव। इसी को क्या बोलते हैं, पीपीएच बोलते हैं। यह माँ की मौत का एक मुख्य कारण है, दुनिया भर में हर साल लाखों महिलाओं को प्रभावित करता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो जानलेवा हो सकता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है आपका यही है, पोस्टमार्टम हेमोरेज पीपीएच, ठीक है। अब देखिए पीपीएच कितने प्रकार के होते हैं, आपकी भर्ती परीक्षा में बन सकता है प्रश्न। तो ये 2 प्रकार के होते हैं पीपीएच, ठीक है। एक हो गया आपका प्राइमरी, जिसको आप पीपीएच बोलते हैं, प्राइमरी पीपीएच, ठीक है, प्राइमरी पीपीएच। और ये प्रसव पूरा होने के 24 घंटे के अंदर होने वाला रक्तस्राव है। प्रसव डिलीवरी पूरा होने के 24 घंटे के अंदर होने वाला रक्तस्राव है। यह सबसे आम है, 80 से लेकर 90% मामलों में ये देखा जाता है। वहीं पे द्वितीयक पीपीएच यह प्रसव के 24 घंटे के बाद से लेकर 6 से 12 सप्ताह तक होने वाला रक्तस्राव है। हमने प्राइमरी में देखा यह 24 घंटे के अंदर होता था, ठीक है, और ये लगभग 80 से 90% मामलों में होता है। वहीं पे जो आपका द्वितीयक है यह 24 घंटे के बाद से लेकर 6 से लेकर 12 सप्ताह तक होने वाला रक्तस्राव है। संक्रमण या फिर बचे हुए ऊतक के कारण ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोई टिश्यू बच गया डिलीवरी के दौरान तो उसके कारण ये सेकेंडरी वाला देखा जाता है। देखिए पीपीएच के मुख्य कारण क्या हैं, आपके भर्ती परीक्षा में पूछेगा तो आपको 4T के नाम से याद करके रखना है। 4T मतलब पहला हो गया टोन, टोन का मतलब क्या हुआ सर, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा ट्रामा, तीसरा टिश्यू और तीसरा चौथा थ्रोम्बिन, ठीक है। अब देखिए एक एक करके डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टोन मतलब कि यूट्राइन वाला टोन, ठीक है, यूट्राइन एटोनी टोन। इसमें क्या रहता है, गर्भाशय सही से सिकुड़ता नहीं, जो सबसे बड़ा कारण है। ये टोन ही सबसे बड़ा कारण है। गर्भाशय इसमें क्या करता है, कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है, और ये लगभग 70% मामलों में यही चीज़ें होती है। इसका कारण क्या है, ज़्यादा उम्र में अगर प्रेगनेंसी हो रही है तब, या फिर जुड़वा बच्चे, या फिर लंबा प्रसव हो रहा है तब, एनीमिया की कमी के कारण ये चीज़ें देखने को हमको मिलती है। उसके बाद ट्रामा, अब भाई चोट लग गया प्रसव के दौरान, यौन गर्भाशय ग्रीवा पेरिनियम में चोट लगना, ट्रामा ट्रामा ये कंडीशन देखने को मिलता है पीपीएच का, कि भैया अगर ट्रामा है तब भी पीपीएच देखने को मिलता है। वहीं पे टिश्यू जैसे कि प्लेसेंटा हुआ, इसका कुछ हिस्सा गर्भाशय में रह जाना या फिर प्लेसेंटा का अधूरा निकलना, ये भी पीपीएच का कारण बन जाता है, ठीक है। रक्त का जमना ना होना, ठीक है, रक्त जमने की समस्या जैसे कुपोषण, प्रीक्लेम्सिया या फिर पहले से एनीमिया है तब भी पीपीएच का कारण बन जाता है। अन्य कारण भी हैं जैसे कि मूत्राशय का भरा होना, बच्चे का बहुत जल्दी या फिर देर से जन्म, या फिर पुरानी बीमारियां भी पीपीएच का कारण बन जाती है। तो ये सभी हमने देखा कारण। अच्छा पीपीएच के लक्षण क्या हैं, तो आपको भर्ती परीक्षा में पूछेगा, निम्नलिखित से बताइए कौन सा पीपीएच का लक्षण नहीं है। तो भैया कौन सा लक्षण है, लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं पीपीएच का। पहला तो हमने जाना कि 500 मिलीलीटर से ज़्यादा अगर रक्तस्राव हुआ, ठीक है, यौन प्रसव में,
या फिर 1000 मिलीलीटर से ज़्यादा सीज़ेरियन में रक्तस्राव हुआ तो ये पहला लक्षण तो यही समझ में आ गया। और दूसरा लक्षण क्या है कि गर्भाशय बड़ा हो जाता है, नरम और कोमल महसूस होता है पीपीएच में। तीसरा क्या है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है जिसको आप टैकीकार्डिया बोलते हैं। और रक्तचाप में भी हाइपोटेंशन भी पीपीएच में हो जाता है। तो ये सभी लक्षण हैं, सिम्टम है पीपीएच के पहचानने का। त्वचा ठंडी, चिपचिपी और पीली होना, बेहोशी, चक्कर आना, शॉक, सदमा। अगर द्वितीयक पीपीएच हो तो बदबूदार स्राव या फिर बुखार देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सभी हमने सिम्टम देखा पीपीएच का। अब हम देखेंगे कि पीपीएच की जांच कैसे की जाती है। जांच तुरंत करनी चाहिए। रक्तस्राव की मात्रा मापना, वजन या फिर विजुअल तरीके से। गर्भाशय की जांच पेट दबाकर, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स और जमाव कारक, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बच्चे ऊतक या घाव की जांच के लिए। तो ये सभी हम जांच करते हैं पीपीएच में। ठीक है, महत्वपूर्ण संकेत जैसे कि बीपी, पल्स की निगरानी, ये भी हम पीपीएच में देखते हैं। अब देखिए पीपीएच का इलाज और मैनेजमेंट कैसे करें। तो एबीसी सिस्टम अपनाएंगे। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन से शुरू करेंगे। ये डब्ल्यूएचओ की नई गाइडलाइन के अनुसार है। ठीक है, देखिए आपका जो ये आपने देखा होगा ट्रेनेक्सा के नाम से भी इंजेक्शन भी आते हैं। ठीक है, तो ये इसी एसिड का बना रहता है। ठीक है, ट्राइएक्सामिड एसिड पर दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन हुआ, ये 10 से 40 यूनिट आईवी या फिर आईएम दे सकते हैं जो गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्ट करता है। मीजोप्रेस्टाल देंगे 800 माइक्रोग्राम मुंह से या फिर यूनिक के माध्यम से दे सकते हैं। मेथर्जिन देंगे 0.2 mg आईएम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर बीपी वहीं पे ज़्यादा है, ठीक है, या फिर प्रीक्लैम्पिया है, ठीक है, प्रीक्लैम्पसिया है तो उसमें हम नहीं देंगे। बीपी ज़्यादा होने पर और प्रीक्लैम्पसिया में मेथर्जिन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको भर्ती परीक्षा में पूछेगा पीपीएच में मेथर्जिन का इस्तेमाल किस स्थिति में नहीं दिया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बीपी अधिक होने पर और प्रीक्लैम्पसिया में नहीं देते हैं मेथर्जिन का। ठीक है, पूछेगा पीपीएच में मीजोप्रेस्टाल को कितने माइक्रोग्राम में और किस माध्यम से देना चाहिए, तो याद करके रखना है, मुंह या फिर योनि से देना होगा। पूछेगा पीपीएच स्थिति में ऑक्सीटोसिन कितने यूनिट और किस रूट से दिया जाना चाहिए, तो 10 से 40 यूनिट आईवी या फिर आईएम दे सकते हैं। पूछेगा ऑक्सीटोसिन पीपीएच की स्थिति में कौन सा काम करता है, तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाता है, सिकुड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। ये जो हमने बताया आपको ट्राइनेक्सामिड एसिड, इसका काम क्या है, रक्तस्राव को ये रोकता है। इंजेक्शन भरे पड़े हैं मार्केट में, इंजेक्शन भी आता है ट्राइनेक्सा और टेबलेट भी आता है। ब्लीडिंग कहीं पे भी हो रही है तो बहुत अच्छा काम करता है। शारीरिक तरीके जैसे गर्भाशय को दोनों हाथ से दबाएं। ठीक है, रोकने का जो आप फिजिकल मेथड अपना रहे हैं तो गर्भाशय को दोनों हाथ से दबाएं। प्लेसेंटा निकालने के लिए कंट्रोल कार्ड ट्रैक्शन का इस्तेमाल करें। रक्त के थक्के या फिर बच्चे हिस्से निकालें। समर्थन में आईवी फ्लूइड दें, रक्त चढ़ाएं अगर ज़रूरी हो तो। सर्जरी में अगर दवाएं काम ना करें तो गर्भाशय को बांधना ही या फिर इसका क्या करेंगे, हिस्टेरेक्टोमी करेंगे। ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी मतलब वही यूट्राइन आर्टरी को हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, बांध देते हैं। बच्चों को तुरंत स्तनपान करवाएं जो प्राकृतिक ऑक्सीटोसिन बनाता है। प्रसवोत्तर पीपीएस से बचाव कैसे करें, आपकी भर्ती परीक्षा में पूछेगा। प्रसवोत्तर पीपीएस से बचाव कैसे करें, तो भैया गर्भावस्था में एनीमिया का इलाज, रक्त की कमी, सक्रिय तीसरे चरण का प्रबंधन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन दें, स्वच्छ प्रसव और हाइजीन, जोखिम वाली महिलाओं की निगरानी करें। पूछेगा कि भैया प्रसवोत्तर संक्रमण क्या है, प्यूरिपेरियल सेप्सिस क्या है, प्यूरिपेरियल सेप्सिस क्या है, तो बताना है कि प्रसवोत्तर संक्रमण जननांग मार्ग का संक्रमण है जो बैक्टीरिया से होता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार यह गर्भपात या फिर बच्चे के जन्म के बाद 42 दिनों तक हो सकता है। यह जानलेवा और दुनिया में माँ की मौत का लगभग 10 से 15% कारण यही है। ठीक है, प्रसवोत्तर सेप्सिस से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि प्रसवोत्तर संक्रमण के मुख्य कारण क्या हैं, तो बैक्टीरिया में भैया, बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया भूमिका निभाते हैं सेप्सिस में, तो ई कोलाई हुआ, स्टेप्टोकोकस हुआ, क्लमाइडिया हुआ या फिर टेटनस हुआ, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सेप्सिस में। ठीक है, प्रसवोत्तर सेप्सिस में। जोखिम कारक जैसे कि लंबा प्रसव, झिल्ली का जल्दी फटना, अस्वच्छ हाथ या औजार, पहले से एसटीआई, ठीक है, एसटीआई मतलब यौन संक्रमण, कुपोषण, एनीमिया, अस्पताल संक्रमण या फिर
पारंपरिक तरीके जैसे कि गंदे कपड़े यूं में डालना, ये सभी भी बहुत ही जोखिम भरा कारक हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्यूरपेरियल सेप्सिस के लक्षण और चिन्ह क्या हैं। तो भैया 24 घंटे के बाद ये दिखते हैं और बुखार भी आता है 101 से लेकर 103 फ़ारेनहाइट तक। बदबूदार डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। पेट दर्द, ठंड लगना, शॉक्स, सिरदर्द, कमजोरी, घाव में मवा, लालिमा, सूजन, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं। चलिए प्रसवोत्तर संक्रमण सेप्सिस की जांच कैसे की जाती है। तो यूरिन टेस्ट के माध्यम से, ब्लड कल्चर के माध्यम से, कल्चर टेस्ट जैसे कि योनि, घाव या गले की कल्चर जांच करके, अल्ट्रासाउंड या फिर सीटी स्कैन करके, ये सभी चीज़ों से देखा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो आपका प्यूरपेरियल सेप्सिस है, इसमें बचाव कैसे करेंगे। प्यूरपेरियल सेप्सिस प्रसवोत्तर इन्फेक्शन का बचाव कैसे करेंगे। तो WHO के अनुसार भैया पहली बात तो स्वच्छ प्रसव होना चाहिए, अस्पताल में डिलीवरी होना चाहिए, ठीक है, टीकाकरण या फिर टेटनस डिलीवरी के समय देना चाहिए। पेरिनियम की सफाई दिन में 3 बार डिलीवरी के बाद, ठीक है। पैड बदलने से पहले हाथ धोने जरूरी होते हैं। ज़्यादा पानी पिएं, जल्दी चलें फिरें, संक्रमित माँ बच्चे से अलग रखें अगर ज़रूरी हो तो, गर्भावस्था में जांचें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रसव स्तन में जो स्तन, ठीक है, ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेंट देखने को मिलता है, जटिलता देखने को मिलता है ब्रेस्ट में, वो क्या चीज़ है, ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद स्तन में समस्याएं मुख्य रूप से स्तन की सूजन, ठीक है, फटे निप्पल, उल्टे निप्पल या फिर स्तन भारी होना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलता है। स्तन जटिलताओं के कारण क्या है भैया, किस कारण ये जटिलता हो रहा है। तो स्तन भारी होना क्यों, सबसे पहली बात तो भैया स्तन भारी क्यों हो रहा है। तो दूध ज़्यादा बनना, बच्चे की मांग कम, सूजन किस कारण, बैक्टीरिया संक्रमण के कारण या फिर खराब लैच के कारण। अच्छा, फटे निप्पल क्यों, गलत स्तनपान के कारण फटे निप्पल हो रहे हैं। उल्टे निप्पल क्यों, ये फिर जन्मजात हो सकते हैं या फिर दबाव से हो सकते हैं। अन्य जैसे कि खराब हाइजीन या फिर तंग ब्रा पहनने से भी अन्य दिक्कतें देखने को मिलती है। स्तन जटिलताओं के लक्षण क्या हैं। तो ये चीज़ आपको पता ही है, दर्द होगा, लालिमा होगा, बुखार, ठंड लगना, दर्द, खून निकलना, ठीक है, उल्टे में स्तनपान मुश्किल, ये सभी चीज़ें लक्षण हैं। अब हम देखेंगे स्तन जटिलताओं का इलाज कैसे करें। तो इसका इलाज भारी स्तन, जैसे भारी स्तन है तो इसका इलाज कैसे करेंगे। सही साइज़ की ब्रा पहने, दूध निकालें, ठंडी सिकाई करें। सूजन में एंटीबायोटिक्स है तो एंटीबायोटिक दीजिए, ठीक है। और फटे निप्पल में तेल लगाएं, सूखा रखें, सही लैच करें। उल्टे निप्पल में हाथ से बाहर खींचें या फिर पंप से इस्तेमाल करें। अब हम पढ़ेंगे स्तन जटिलताओं, ठीक है, स्तन जटिलताओं से बचाव कैसे करेंगे। तो जन्म के 1 घंटे में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। स्तन साफ रखें, सही तरीके से फीडिंग हाइजीन बनाए रखें। प्रसव उत्तन में जो आपका मनोरोग, ठीक है, मनोरोग होता है, ये क्या है, ठीक है, मनोरोग क्या है। तो बच्चे के जन्म के बाद मानसिक समस्या जो 3 प्रकार से देखने को मिलती है। पहला कि भैया उदासी, प्रसवोत्तर के बाद उदासी होना, फिर उसके बाद अवसाद होना, मनोविकृति, ज़्यादातर ये 10 से 15% महिलाओं को होता है, ठीक है, मनोरोग। अच्छा, ये मनोरोग के कारण क्या है सर। प्रसवोत्तर के बाद जो मनोरोग हो रहा है, डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद जो मनोरोग हो रहा है, इसके कारण क्या है। तो हार्मोनल बदलाव के कारण, तनाव के कारण, परिवार का कम सहयोग के कारण, पुरानी मानसिक बीमारियों के कारण ये मनोरोग हमको देखने को मिल रहा है प्रसव के बाद। अच्छा, इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है, डिलीवरी के बाद मनोरोग के लक्षण क्या हैं। तो उत्तर है कि उदासी, चिड़चिड़ापन, रोना 2-3 दिन में ठीक, अवसाद में, डिप्रेशन जैसे कि उदासी, भौंकना लगना, नींद आना, आत्महत्या विचार, ये हम समझ जाएंगे कि ये डिप्रेशन में जा रही है। उदासी में कि चिड़चिड़ापन रहेगा, रोने लगेगी महिला, ठीक है, 2-3 दिन में फिर ठीक हो जाएगी ये। उसके बाद मनोविकृत में भ्रम में रहेगी, कन्फ्यूजन में रहेगी, हिंसा करने के लिए उसका इच्छा कर होगा, ठीक है, उसको नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो समझ जाना है कि ये मनोविकृति है, मनोविकृति की ये सिम्टम है। डिप्रेशन में उदासी, भूखना लगना, नींद आना, आत्महत्या का विचार करना, ये सभी डिप्रेशन का लक्षण समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रसवोत्तर मनोरोग का इलाज कैसे करें। अब ये डिलीवरी के बाद जो मनोरोग हो रहा है, इसका इलाज आप कैसे करेंगे। तो उदासी का भैया आराम, अगर उदासी है तो आराम की ज़रूरत है, परिवार के सहयोग की ज़रूरत है। डिप्रेशन में जा रही है
परामर्श, उचित परामर्श करें, उसको काउंसलिंग दें, दवाएं दें, ठीक है। डिप्रेशन के प्रति जो दवा है, मनोविकृत है तो भैया अस्पताल में एंटीसाइकोटिक को और दवाएं, लिथियम जैसे ये भी चीज़ें जरूरी होती है। एसीटी अगर जरूरी होती है तो एसीटी किया जाता है। शांत वातावरण, पोषण और नियमित देखभाल। अब हम पढ़ेंगे कि प्रसव उत्तर मनोरोग से बचाव कैसे करें। तो गर्भावस्था में जांच, परिवार सहयोग और स्वस्थ जीवन शैली से बचाव किया जा सकता है। प्रसव उत्तर मूत्र प्रतिधारण, ठीक है, या फिर आप PUR, ठीक है, PUR क्या है इसको आप समझना। पोस्टमार्टम यूरिन रिटेंशन क्या है। तो भैया बच्चे के जन्म के बाद मूत्राशय में मूत्र भर जाता है, लेकिन निकलने में दिक्कत होती है। तो ये लगभग 17.9% महिलाओं में देखने को मिलता है। जानलेवा नहीं है लेकिन असुविधाजनक होता है। अच्छा, प्रसवोत्तर मूत्र प्रतिराधा PUR के मुख्य कारण क्या हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एनेस्थीसिया और घाव, लंबा प्रसव, ठीक है, ये सभी प्रसव उत्तर मूत्र प्रतिधारण के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रसवोत्तर मूत्र प्रतिधारण के लक्षण क्या हैं। तो वही मूत्राशय में गेंद जैसा उभार, दर्द, जलन, बार बार कम मूत्र आना, ये सभी लक्षण हैं, ठीक है। अब बचाव कैसे करें ये आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अब आपके यहाँ से MCQ देखने को मिलने वाले हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला MCQ आपके सामने दिखाई दे रहा है। प्रसव के ठीक 2 घंटे के बाद यूरिन से 650 ml ताज़ा रक्त एक साथ निकला। अब 650 ml आपको समझ जाना है भैया क्या है ये स्थिति है, PPH है। क्या है? PPH है, ठीक है, PPH है। अच्छा, गर्भाशय नरम, ये भी लक्षण है, नरम, बड़ा और BP 80 से 50 mm ये है, ठीक है। तो सबसे पहला कदम क्या होगा? अब आपको बताया गया है कि भैया PPH की स्थिति है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों हाथ से गर्भाशय पे जोर से मालिश करो और ऑक्सीटोसिन 10 IU, ठीक है, IM दे सकते हैं, 10 यूनिट आप IM दे सकते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। तो प्रश्न भी ठीक ठाक लेवल के बनाए गए हैं, आपको अच्छे से देखना है और इसका उत्तर खुद आपको PDF पढ़कर देना है, ठीक है। जैसे कि तीसरा प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि सिजेरियन के 6 घंटे के बाद मूत्र 50 ml आया, पेट पर मूत्राशय में गेंद जैसा उभार, दर्द, सबसे आसान घरेलू तरीका क्या है? तो नल का पानी चलाकर बैठो, ठीक है। अब हम यूनिट सेकंड पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। यूनिट नंबर 17 देखिए, यूनिट नंबर 17 में देखेंगे, जैसा पहला आपको दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है एपिजियोटॉमी क्या है, ठीक है। एपिजियोटॉमी क्या है? एपिजियोटॉमी क्या है, ठीक है। तो एपिजियोटॉमी एक सेल प्रक्रिया है जिसमें वजाइनल ओपनिंग को चौड़ा करने के लिए पेरिनियम की त्वचा पर नियंत्रित चीरा लगाया जाता है। समझ में आया? एपिजियोटॉमी क्या है सर? एपिजियोटॉमी क्या है? तो ये एक सेल प्रक्रिया है, सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें वजाइनल ओपनिंग को चौड़ा करने के लिए पेरिनियम की त्वचा पर नियंत्रित चीरा लगाया जाता है ताकि शिशु का सिर आसानी से बाहर निकल सके और मात्र ऊतकों को स्वतः फटने, जो जिसको आप बोलते हैं स्पॉन्टेनियस टीयर, ठीक है, स्पॉन्टेनियस टीयर से बचाया जा सके। तो समझ में आया? एपिजियोटॉमी क्या है सर? एपिजियोटॉमी क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो वजाइनल ओपनिंग को चौड़ा करने के लिए पेरिनियम की त्वचा पर नियंत्रित चीरा लगाया जाता है ताकि शिशु का सिर आसानी से बाहर निकल सके और मात्र ऊतकों को स्वतः फटने से रोका जा सके या फिर स्पॉन्टेनियस टीयर से बचाया जा सके। चलिए डिटेल में यहाँ पे और एक्सप्लेन किया गया है कि यह चीरा द्वितीय प्रसव अवस्था के सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में लगाया जाता है। पूछ लेगा भैया कब लगाया जाता है? तो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में ये लगाया जाता है। इसमें पेरिनियल मांसपेशियों में अत्यधिक खिंचाव से बचाव होता है। अब देखिए, एपिजियोटॉमी ऊतकों की प्राकृतिक फाड़ या फिर आप पेरिनियल टीयर बोल सकते हैं की तुलना में अधिक सुरक्षित और जल्दी ठीक होने वाली होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी के प्रकार, टाइप्स ऑफ एपिजियोटॉमी। तो ये प्रमुख इसके प्रकार निम्न प्रकार से हैं। पहला कि मीडियोलैटरल एपिजियोटॉमी। मीडियोलैटरल ये चीरा, जिससे नाम से ही पता चला है मीडियोलैटरल,
मतलब मध्य चीरा रेखा से लगभग 2.5 सेंटीमीटर दूर दाहिनी और बाईं ओर लगाया जाता है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद भारत में ये सर्वाधिक उपयोग होने वाला तरीका है। गुदा को चोट लगने का खतरा इसमें बहुत कम रहता है। एनस में चोट लगने का खतरा कम रहता है। ठीक है। उसके बाद मिड लाइन एब्जियोटॉमी दूसरा प्रकार, मिड लाइन, इसमें चीरा बिल्कुल मध्य रेखा में ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, मध्य रेखा, मिड लाइन मतलब मध्य रेखा में ऊपर से लेके नीचे की ओर लगाते हैं। लगाने में सरल और हीलिंग इसमें तेज होता है। लेकिन गुदा फटने का जोखिम अधिक रहता है इसमें। ठीक है, इसमें गुदा फटने का जोखिम अधिक रहता है। और लेटरल एब्जियोटॉमी इसमें क्या है, इसमें यौन छिद्र से लगभग 1 सेंटीमीटर लेटरली लगाया जाता है। लेटरली मतलब दूर ऐसे आपका क्षैतिज रूप से आप समझ सकते हो, इसके नाम से ही पता चल रहा है। क्षैतिज मतलब खड़े हुए में नहीं। ठीक है, बिल्कुल आप इस तरीके से लेटरल रहता है। नेक्स्ट प्रकार में हम देखेंगे कि एल टाइप, ठीक है, एल शेप, एल आकार का एब्जियोटॉमी, एल शेप का एब्जियोटॉमी, ये चीरा मध्य रेखा से शुरू होकर जे आकार में बाहर की ओर बढ़ता है। ठीक है, बहुत कम ही उपयोग होता है इसका। ठीक है, तो हमने सभी देख लिया, टाइप्स देख लिया पूरा, इसका टाइप्स है एब्जियोटॉमी का। अब आप इसको कुछ और पढ़ते होंगे, लेकिन हम इसको एब्जियो ही टॉमी पढ़ते हैं। एपिजियो आप पढ़ो, एब्जियो पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन हम एब्जियोटॉमी पढ़ते हैं। चलिए, एपिजियोटॉमी कब दी जाती है? ठीक है, टाइमिंग ऑफ एब्जियोटॉमी, तो भैया जब शिशु का सिर क्राउनिंग पर आ जाए। कहाँ पे? ये आपके भर्ती परीक्षा में पूछता है डायरेक्ट। एब्जियोटॉमी कब किया जाता है? तो जब शिशु का सिर क्राउनिंग पर आ जाए और पेरिनियम अत्यधिक खींचकर पतला, ठीक है, थिन, थोड़ा थिन हो जाए, थिन आउट हो जाए, ठीक है, थिन आउट हो जाए, तब एब्जियोटॉमी दी जाती है। एब्जियोटॉमी की प्रक्रिया क्या है सर? तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रक्रिया बताया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे? लोकल एनेस्थीसिया, किस लिए? ताकि किसी प्रकार का वहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक है, पेन वगैरह ना हो, इसलिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। कौन सा एनेस्थीसिया? लोकल एनेस्थीसिया। चीरा लगाने वाले स्थान पर 1% लिग्नोपेनिन इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, स्टेप सेकेंड, एंटीसेप्टिक से सफाई। अब चीरा लगाने से पहले भैया सफाई जरूरी होती है। ठीक है, उसके बाद स्टेप थर्ड, स्टफ ग्लव्स, आप ग्लव्स को पहनेंगे। नर्स और डॉक्टर्स ग्लव्स जो रहते हैं वो ग्लव्स को पहनते हैं, स्टरलाइज ग्लव्स रहता है। स्टेप 4 में क्या रहेगा सर? प्रोडक्शन ऑफ बेबी हेड, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बेबी हेड मतलब कि बाएं हाथ की उंगलियां शिशु के सिर के नीचे एक गॉड की तरह रखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, तो हमने ये स्टेप देख लिया पूरा एब्जियोटॉमी का। अब हम देखेंगे एब्जियोटॉमी के बाद नर्सिंग केयर क्या है। ठीक है, तो भैया दर्द के लिए गर्म सेक करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? गर्म सेक करेंगे। सूजन, लालिमा, पुश, रक्तस्राव की निगरानी करेंगे। नियमित सफाई करेंगे। सिट से बाद यदि उपलब्ध हो तो करवाएंगे। इन्फेक्शन से बचाव करेंगे। पैड बदलेंगे। अच्छा, बीच में आ गया क्या यार? अच्छा ये स्टेप, सॉरी यार, ये एक प्रश्न बीच में घुसड़ गया, पता नहीं कहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एब्जियोटॉमी की प्रोसीजर हम पढ़े थे ना, प्रोसीजर 4 प्रोसीजर हमने देखा है, ये 5वां प्रोसीजर है। ठीक है, ऐसे ही होता है भाई, बीच में थोड़ा काम गलत हो जाता है टाइपिंग वाले में। देखिए यहाँ पे चीरा लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे सर? 4 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक चीरा लगाया जाता है। स्टेप 6 में क्या करेंगे? बेबी डिलीवरी। ठीक है, शिशु के बाहर निकलने के बाद चेहरे की जांच करेंगे। स्टेप 7 में क्या करेंगे भैया? सूचरिंग करेंगे, सिलाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? म्यूकोसा, अगर कंटिन्यूस सूजर है, ठीक है, म्यूकोसा को कंटिन्यूस सूचर के माध्यम से करेंगे। मसल्स इंटरपेप्टेड सूचर करेंगे। स्किन सबक्यूटेनियस सूचर करेंगे। और सूचर सामग्री, ठीक है, उसको काउंट करेंगे सूचर सामग्री को पूरा अच्छे तरीके से। उसके बाद ड्रेसिंग वगैरह, स्टेप 8 लास्ट होता है ड्रेसिंग और केयर। उसके बाद
अब यहाँ पे देखिए क्राउनिंग के बारे में बताया गया। क्राउनिंग वह अवस्था है जहाँ पर सिर लगातार दिख रहा हो और अंदर वापस ना जा रहा हो। इस अवस्था में पेरिनियम यदि बहुत तना हुआ है और पतला हो जाए तो फटने का खतरा होता है, इसलिए एपिजियोटॉमी आवश्यक है। ठीक है। इंडक्शन ऑफ लेबर क्या है, भर्ती परीक्षा में पूछता है। तो 42 सप्ताह के बाद गर्भ को कृत्रिम रूप से प्रसव के लिए तैयार करना ताकि गर्भाशय संकुचन उत्पन्न हो और प्रसव प्रारंभ हो। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर। इसके संकेत क्या है, इंडक्शन ऑफ लेबर के संकेत क्या है सर? तो फिटल काजेस में क्या देखेंगे सर? फिटल केसेस में क्या देखेंगे? फिटल केसेस में जैसे कि पोस्टेड डेटेड प्रेगनेंसी। ठीक है। पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी और IUFD में गर्भाशय में भ्रूण की मृत्यु हुई। तो ये सभी हम क्या देख रहे हैं, हम इंडक्शन। ठीक है। इंडक्शन क्या देख रहे हैं, इंडक्शन के संकेत देख रहे हैं। तो ये सारे संकेत हैं। मैटरनल केसेस में हमने ये देखिए, यहाँ पे फिटल केसेस में हमने देखा क्या। ठीक है। ये फिटल केसेस में इतनी सारी, जैसे कि कोई जन्मजात विकृतियाँ हुआ, प्लेसेंटा अपर्याप्त रूप से विकसित हुआ है, या फिर पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, या फिर गर्भाशय में भ्रूण की मृत्यु हुई है। तो ये फीटल केसेस में जो इंडक्शन ऑफ लेबर के संकेत हैं, ये चीज़ हो गया। अब यहीं पे मैटरनल केसेस में क्या होता है, संकेत क्या हो सकता है इंडक्शन ऑफ लेबर का? तो ये इसमें सीवियर प्री एक्लैम्पसिया या फिर एक्लैम्पसिया या फिर हार्ट डिजीज या फिर किडनी डिजीज। तो ये सब मैटरनल केसेस हैं। उसके बाद भैया कुछ सोशल मानसिक तनाव भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इंडक्शन के विपरीत संकेत क्या होते हैं। ठीक है। इसके विपरीत संकेत जैसे कि पिछले सीजेरियन हुआ है, CPD हुआ है। ठीक है। माल प्रेजेंटेशन हुआ है, मतलब कि गलत स्थिति जैसे कि ब्रीच हुआ या फिर ट्रांसवर्सन लाइन से इस चीज़ को देखेंगे। गर्भनाल नीचे चले जाना। ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया हो गया। ठीक है। ये सभी चीज़ें देखते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ इंडक्शन, हालांकि ये आपके एग्जाम में इतना डीप में चीज़ें नहीं पूछेंगी। ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए कुछ मेथड है इसका, इंडक्शन का मेथड क्या है। ठीक है। कौन कौन सा मेथड है कि एक मेडिकल के द्वारा, दवा के द्वारा, जैसे कि ऑक्सीटोसिन इंडक्शन, इसमें 500 ml डेक्सट्रोज 5% के साथ 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन दिया जाता है, 3 ड्रॉप प्रति मिनट के दर से चढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोस्टोग्लैंडिन इंडक्शन, इसमें क्या रहता है, डाइनोप्रिजोल जेल लगाते हैं 0.5 mg में। उसके बाद कुछ सर्वेडिल जैसे रहता है, ये 10 mg दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका ये जो सेल सर्जिकल के माध्यम से होता है, उसमें क्या करेंगे, न्यूटोमिक करेंगे, जो झिल्लियों को कोचर फोर्सेस से पकड़कर उसको फाड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद स्टीपिंग मेम्ब्रेन, इसमें क्या रहेगा। उसके बाद आपका कंबाइंड मेथड में जैसे कि दवा प्लस सर्जिकल दोनों तरीका हो सकता है। नर्सिंग केयर क्या रहेगा इंडक्शन में। ठीक है। इंडक्शन अब वो गैस बनाने वाला इंडक्शन मत समझना आप। ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है कि होता क्या है इंडक्शन। तो ये फिटल हार्ट रेट की निगरानी रखना होता है हर 30 मिनट पे, टेम्परेचर, पल्स, इन सब चीज़ को निगरानी। ठीक है। PV एग्जामिनेशन हर 4 घंटे में, बाइसो स्कोर देखा जाता है यहाँ पे। ठीक है। ग्रीवा परिपक्वता की जांच की जाती है। अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने पर ऑक्सीटोसिन को बंद करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे फोर्सेप्स डिलीवरी क्या होता है, फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में आप पढ़ लीजिए। जब प्रसव पूरा ना हो पा रहा हो और शिशु के सिर को बिना चोट पहुँचाए बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहीं पे फोर्सेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप फोर्सेप्स डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है। फोर्सेप्स दो धातुओं को कवर्ड करके ब्लेड से बनाए जाते हैं। इन्हें फीटल हेड को पकड़कर खींचने में उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि फोर्सेप्स होता क्या है। अब फोर्सेप्स डिलीवरी कब की जाती है, तो ये सारी स्थिति है जब की जाती है। उसके बाद फोर्सेप्स डिलीवरी की नर्सिंग केयर क्या है, आप पढ़ लेना है। अच्छे अच्छे लेवल के यहाँ पे हमने बताया जो आपके भर्ती परीक्षा में बन सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ MCQ हैं। ठीक है। इस MCQ को आप अच्छे से लगा लेना। भारत में सर्वाधिक किया जाने वाला एब्जियोटॉमी प्रकार कौन सा है, पूछ सकता है। ठीक है। जैसे कि ये प्रश्न नंबर 2 पूछ सकता है कि भैया भारत में सर्वाधिक
किया जाने वाला एपिजियोटॉमी का प्रकार कौन सा है? तो आपको उत्तर पता रहेगा तो अच्छे से आप बता पाएंगे। तो भैया इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मेड्यूलेटरल एपिजियोटॉमी ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एनस को चोट पहुंचने का खतरा बहुत कम इसमें रहता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ लिए हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भैया सामान्यतः कितना चीरा लगाया जाता है एपिजियोटॉमी में। ऊपर हम आपको पढ़ा ही चुके हैं 4 से 5 सेंटीमीटर तक। और एपिजियोटॉमी देते समय कौन सा स्यूचर तकनीक सही है, मिलान बताना है आपको। तो कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर बी देखिए, म्यूकोसा। हमने आपको बताया ना म्यूकोसा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस मसल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। आप अच्छे से हर एक प्रश्न को पढ़ लेना। एपिजियोटॉमी आमतौर पर कौन सी सूचक सामग्री उपयोग होती है? तो कौन सी सूचक सामग्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडक्शन ऑफ लेबर का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पूछ लेगा डायरेक्ट भर्ती में। बताओ भैया इंडक्शन ऑफ लेबर का उद्देश्य क्या है? ये सभी आप भेज देंगे पीडीएफ, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। कुल मिलाकर ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लोड देकर नहीं पढ़ाया है। ठीक है, 16 और 17 वाला टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको जल्दी से सरसरी नज़र में आपको बता दिया। बाकी आप पीडीएफ पढ़ लेना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर प्रश्न आ जाएगा तो फिर आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए आप पढ़ के बनाना। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।